निमित्त से कर्मों का बंध होता है। तो जीव के परिणामों के निमित्त से अगर बंध रूप अवस्था बन रही है तो अन्य अवस्थाएं भी उसकी बन सकती हैं। अगर एक परिणाम बंध कर रहा है तो अन्य परिणामों के माध्यम से उन कर्मों की अवस्थाओं में कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। इन परिवर्तनों को ही कर्मों की अवस्थाओं 10 अवस्थाएं मूल रूप से कही गई है, उसकी अपेक्षा से समझाया जाता है। मुझे ये 10 अवस्थाओं के नाम कौन बताएगा? हाँ, आता है आपको? आप प्रयास करिए, देख एक एक कर्म के लिए। बंध, उदय, हाँ नहीं, सत्ता नहीं आएगा। हाँ, और बताइए। अच्छा, इधर से बताएंगे। बंध जितने आते जा रहे हैं उतने बताते जाइए। बंध, उदय, उदीर्णा, हाँ ठीक है, ऐसे अब वापस एक साथ गिनते हैं। हाँ चाची बताइए। हाँ, इसमें नहीं दिया। सत्ता का जो है गुणस्थान में जो है वहां पे तो है सत्ता का वर्णन, यहाँ पे नहीं। क्या? उदय उदीना, बिल्कुल वहां पे सत्ता का वर्णन तो अन्य कहीं पे जैसे गुणस्थान में है, वहां पे जब चर्चा करते तो वहां है, यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया है। अच्छा, सत्ता का अर्थ क्या है? हाँ, वो बस जीव के साथ है, तो वह भी एक प्रकार से कहें तो कर्म की अवस्था तो है, तो उसको भी हम समझ सकते हैं, परंतु यहाँ उसको नहीं दिया है। यहाँ की अपेक्षा अगर हम गिने तो कौन कौन से हैं? बंध, उदय, उदीर्णा, उपशम, क्षयोपशम, क्षय, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निधत्ति, निकाची। कितने हुए ये अपने? 10 हो गए क्या? बंध, उदय, उदीर्णा, उपशम, क्षयोपशम, क्षय, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निधत्ति, निकाची। 11 हो रहे हैं, यहाँ तो 11 नाम हो रहे हैं। तो एक और सत्व जोड़ के 12 जो है वैसी अवस्थाएं, वैसे 10 अवस्थाएं गिनते हैं। तो ऐसे 10 अवस्थाएं जो है या कर्मों की जो अवस्थाएं हैं वो हमने देखी, जिसमें बंध जीव के परिणामों के निमित्त से जब आत्मा, हाँ हाँ उसमें क्षय, हाँ ये नहीं है, क्षय और क्षयोपशम जो है वो उसमें नहीं ली गई है, बिल्कुल। तो वहां पे इसलिए वो 10 हो जाती है, वहां पे 10 अवस्थाएं हो जाती है। तो बंध किसे कहते हैं? जीव के मुहराग्रेश परिणामों का निमित्त पाकर जब कर्म आत्मा से जुड़ते हैं, एक क्षेत्र अवगाह रूप से फल देने की सामर्थ्य युक्त जुड़ते हैं। यहाँ पे फल देने के सामर्थ्य युक्त होकर बंधन को ही बंध क्यों कहा है? क्योंकि कार्माण वर्गणाएं तो पूरे में ठसाठस भरी है, लेकिन हर कार्माण वर्गणा बंध रूप तभी होगी जब वो फल देने के सामर्थ्य युक्त होगी। अगर वह फल देने के सामर्थ्य युक्त नहीं है तो उसको कर्म संज्ञा नहीं मिलती। तो उसको क्या संज्ञा मिलती है? कार्मण वर्गणा तो कह सकते हैं, लेकिन वो कर्म रूप से अभी परिणमित अर्थात फल देने की सामर्थ्य युक्त रूप से परिणमित नहीं हुई है। जैसे मान लीजिए, हाँ हाँ विश्व सोक्षय बोलते हैं कि कार्मण वर्गणा है, लेकिन अभी कैसी है? कर्म रूप अभी परिवर्तित वह नहीं हुई है। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास जो करेंसी होती है, जो हमारे नोट होते हैं, वो कागज के हैं और दूसरे कागज भी कागज हैं, लेकिन वैल्यू कब आएगी? जब वो उस रूप कागज में परिवर्तित होगा कि उसकी 10 रुपए 20 रुपए जैसी भी वो नोट बनेगा, उसकी जैसी भी करेंसी होगी, जब वह उस रूप परिणामित तो होगा, मतलब वो फल देने की सामर्थ्य युक्त हो गया है। वैसा जो कागज होगा उसी से हमें किसी आदान प्रदान अगर हमें करना है तो उस कागज का प्रयोग हम कर सकते हैं। अन्य किसी कागज का प्रयोग कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उनमें वैसे फल देने की सामर्थ्य नहीं है। यद्यपि वे सभी कागज ही हैं, सभी एक ही प्रकार के कागज हैं, लेकिन फिर भी जब उनको वैसी मान्यता मिलेगी जिस प्रकार की करेंसी की होनी चाहिए, वैसी मान्यता प्राप्त जो कागज होगा उसी में फल देने की सामर्थ्य होगी और उसी को हम क्या कहेंगे? रुपया, पैसा, धन इत्यादि उसको नाम मिलेगा। ऐसे ही कार्मण वर्गणा तो हर जगह ठसाठस भरी है, लेकिन सारी कार्मण वर्गणा फल देने की सामर्थ्य युक्त नहीं है। जब वे फल देने की सामर्थ्य युक्त होकर जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह रूप से बंधन को प्राप्त होंगी, तभी उसको क्या कहेंगे? कर्म बंधन हम कहते हैं। ये तो हुआ बंध। उदय किसे कहते हैं? बताइए, उदय किसे कहेंगे? जीवों के
जो कर्मों का बंधन हुआ है, फिर क्या होगा, उदय में आएंगे। तो उदय में आएंगे तो क्या करेंगे, हाँ, फल देकर खिलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उदय कहते हैं। क्षय किसे कहेंगे, यहां से बताइए, मतलब क्या होता है उसमें, आत्यांतिक निवृत्ति। अभी जुड़े थे, बंध में जुड़े हैं, और क्षय में क्या हो गया है, पूरी तरीके से उससे निवृत्ति हो गई है, उससे जो जुड़ाव था, बंधन था, उससे उसका अभाव वहां पे हो गया है। तो बंध, उदय, क्षय। अब बताइए उदीर्णा किसे कहते हैं, यहां से बताइए उदीर्णा किसे कहेंगे। हाँ, बहुत अच्छे, किसी कर्म की स्थिति के पूर्ण होने के पूर्व ही उदय में आने की जो स्थिति बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, उदीर्णा कहते हैं। अब यहां से बताइए उपशम किसे कहते हैं। हाँ हाँ, दब जाना या प्रकट नहीं होना उसे उपशम कहते हैं। कितने प्रकार का उपशम होता है, 2 प्रकार का। क्या नाम है, अंतरकरण रूप उपशम और सद अवस्था रूप उपशम। अंतरकरण रूप उपशम किसे कहते हैं, जिसमें क्या करते हैं, आगे पीछे करने योग्य, ठीक है। जब हम जो कर्म उद्यावली में है उनको आगे पीछे करने योग्य जब हम बनाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, अंतरकरण उपशम कहते हैं। कल लता आंटी ने इसके लिए मेरे को उदाहरण बताया था कि इसका ऐसा उदाहरण भी दे सकते हैं कि जैसे कोई पानी है और पानी के ऊपर काई पड़ी है, तो काई को हमने ऐसे आगे पीछे कर दिया, तो जितना आगे पीछे किया है उतना शुद्ध जल हमको दिखाई दे रहा है, इसी को क्या कहेंगे, अंतरकरण रूप उपशम इसको कहेंगे, ठीक है। सदअवस्था रूप उपशम किसे कहेंगे, हाँ, कुछ समय के लिए कर्मों की स्थिति का दब जाना, इसको सदअवस्था रूप उपशम कहते हैं। इसमें से प्रशस्त उपशम कौन सा है, अंतरकरण उपशम प्रशस्त है, सदअवस्था रूप उपशम अप्रशस्त उपशम उसको कहा गया है, ठीक है। अंतरकरण उपशम का प्रयोग कब होता है, औपशमिक सम्यक्त्व के काल। जब औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है उस समय में अंतरकरण रूप उपशम के कारण ही, निमित्त से या माध्यम से ही होती है। और सदअवस्था रूप उपशम सामान्य रूप से मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि किसी के भी कैसे काल में हो सकता है, ठीक है। उपशम भाव कौन से कर्म में पाया जाता है, मात्र मोहनीय में भी, उसमें भी मूल रूप से दर्शन मोहनीय कर्म में ही उपशम की अवस्था देखी जाती है, पाई जाती है, ठीक है। जैसी दर्शन मोहनीय, हमने उस दिन भी बात की थी, चारित्र मोहनीय कर्म दर्शन मोहनीय कर्म के पीछे पीछे चलता है। जैसे दर्शन मोहनीय कर्म की अवस्था होगी उसके आधार पर चारित्र मोहनीय कर्म की अवस्थाएं बनती है। तो यहाँ पे उपशम होगा तो कषायों में उस प्रकार का उपशम देखा जाएगा, लेकिन पहले कहाँ हो रहा है, दर्शन मोहनीय के निमित्त से चारित्र मोहनीय में देखा जा रहा है, पर वो चारित्र मोहनीय में हो नहीं रहा है, वो तो दर्शन मोहनीय की अवस्था में ही उपशम की जो अवस्था है वो बन रही है, ठीक है। छह उपशम किसे कहते हैं ये बताइए। अच्छा, छह उपशम में कितनी कर्म की अवस्था बन रही है, पहले ये बताइए। छह उपशम में कितने कर्म की अवस्था बन रही है, नहीं लिखा, 3 बन रही है। कौन सी, क्षय, उपशम और उदय। तो क्षय कौन सा है, कैसा उदय है, सॉरी क्षय है, उद्याभावी क्षय है। ये उद्याभावी क्षय किसका हो रहा है, सर्वघाती स्पर्धकों का उद्याभावी क्षय हो रहा है। उपशम किसका हो रहा है, उन्हीं का भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का कौन सा उपशम हो रहा है, सद अवस्था रूप उपशम हो रहा है। और तीसरी अवस्था उदय, देशघाती स्पर्धकों का उदय हो रहा है। इसमें देखिए बहुत विचित्र बात है कि जो वास्तविकता में हो रहा है उसका नाम है नहीं, और जो वास्तविकता में नहीं हो रहा है उसका नाम है। जैसे हम कहें क्षय और उपशम, तो क्षय भी जैसा क्षय होना चाहिए वो क्षय नहीं है, उद्याभावी क्षय है, लेकिन उसका नाम भी है। जैसा उपशम होना चाहिए उस रूप उपशम नहीं है, सदअवस्था रूप उपशम है, वो भी भविष्य में आने वाले योग स्पर्धकों का है। तो उपशम क्षय भी है और उपशम भी है, लेकिन वास्तविकता में ना क्षय हो रहा है ना उपशम हो रहा है। जो वास्तविकता में हो रहा है वो है उदय, और उसका नाम उसमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा हम याद रखेंगे तो शायद हमको याद रह सकता है। तो ये 6 उपशम की अवस्था
बनती है। फिर आता है उत्कर्षण। उत्कर्षण किसे कहते हैं यहां से बताएंगे। बहुत सरल परिभाषा है उत्कर्षण की तो। हाँ, बंधे हुए कर्म का बढ़ना, लेकिन क्या बढ़ना, स्थिति और अनुभाग, दो चीजें बढ़ेंगी बस। स्थिति और अनुभाग के बढ़ने को क्या कहते हैं, उत्कर्षण कहते हैं, और स्थिति अनुभाग के घटने को क्या कहते हैं, अपकर्षण कहते हैं। आप बताइए संक्रमण किसे कहते हैं। हाँ, हाँ, सजातीय कर्मों का एक जाति से दूसरी जाति रूप परिणमन होना उसे संक्रमण कहते हैं। अब संक्रमण के कितने नियम हैं एक एक करके बताएंगे, ठीक है। पहला नियम, हाँ, मतलब मूल प्रकृतियों में होगा, ठीक है। मूल प्रकृतियों में नहीं होगा, उत्तर प्रकृति में होगा। जो हमारे संक्रमण होगा वो 8 जो मूल प्रकृतियां हैं उनके अंदर नहीं होगा, वो कहाँ होगा, उत्तर प्रकृतियों में होगा। हाँ, बड़े, हाँ, आयु कर्म का संक्रमण कभी नहीं होगा। आयु कर्म की उत्तर प्रकृतियों में आपस में कभी भी संक्रमण नहीं होगा। तीसरा, हाँ, हाँ, मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय का आपस में संक्रमण नहीं होगा। दर्शन मोहनी की प्रकृतियों में आपस में होगा और चारित्र मोहनी की प्रकृतियों में आपस में होगा, लेकिन दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी में अंतर संक्रमण नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ हमारे संक्रमण के नियम होते हैं। फिर आता है निधत्ति। निधत्ति किसे कहते हैं, बिल्कुल, जिन कर्मों का संक्रमण नहीं हो सकता, उत्कर्षण अपकर्षण तो हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, निधत्ति कर्म हम कहते हैं। ऐसे कर्म जिनको बांध लिया है तो अब उनमें कोई घटा बढ़ी नहीं, घटा बढ़ी तो हो सकती है लेकिन वे अन्य कर्म रूप परिणमित नहीं हो सकते, उनको हम क्या कहते हैं, निधत्ति कर्म हम कहते हैं। निकाचित किसे कहते हैं, जिन कर्मों में कुछ नहीं हो सकता, नहीं, उदय तो होगा जिन कर्मों का बंद होने के पश्चात जो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो उत्कर्षण होगा, ना अपकर्षण होगा, ना संक्रमण होगा, ऐसे कर्मों को हम क्या कहते हैं, निकाचित कर्म कहते हैं। ये कर्म जो निश्चित रूप से फल देने के लिए ही आते हैं, जैसा फल के साथ बंधे हैं वैसा ही फल देने के लिए आते हैं, ऐसे कर्मों को निधत्ति निकाचित कर्म, निधत्ति तो नहीं कहेंगे, निकाचित कर्म हम कहते हैं, क्योंकि निधत्ति में उत्कर्षण अपकर्षण तो हो सकता है, संक्रमण उसका नहीं होता, ठीक है। अब हाँ, एक में, हाँ, उदीर्णा को इन्होंने नहीं लिया, चारों हो सकते हैं, हाँ। इन्होंने निधत्ति और निकाचित की जो परिभाषा दी है वो गोमटसाल कर्मकांड की अपेक्षा से दी है, क्योंकि वहां पे जो फुटनोट में परिभाषा है तो उसमें से देखकर ही दी होगी, तो हो सकता है गोमटसाल में ऐसी ही परिभाषा हो। ये हो सकता है कि उसमें और कहीं विशेष विस्तार में कहीं उदीर्णा का उल्लेख भी किया हो, पर उसका कुछ विशेषता सहित हो, इसीलिए एक सामान्य परिभाषा शायद बनाने के लिए उसमें उदीर्णा शब्द जो है वो नहीं दिया, क्योंकि ये ली तो गोमटसाल कर्मकांड से ली गई है, तो गुड़स्थान और गोमटसाल में से तो गोमटसाल कर्मकांड अधिक प्रामाणिक माना जाएगा, ठीक है। चलिए, यहां तक की हमारी बात हुई है। अब मुझे बताइए, अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहते हैं, अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहते हैं, हाँ, आंटी बता रही है, हाँ, जो शक्ति का सबसे छोटा अंश जिसका दूसरा विभाग नहीं बनाया जा सकता है उसे अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। एक समान अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह को क्या कहते हैं,
वर्ग कहते हैं। ठीक है, ऐसे एक समान वर्गों के समूह को क्या कहते हैं? वर्गणा कहते हैं। एक समान अनुभाग शक्ति से युक्त वर्गणाओं के समूह को क्या कहते हैं? स्पर्धक कहते हैं। और निषेक किसे कहते हैं? हाँ, एक समय में जितने कर्म परमाणु उदय में आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? निषेक। ये तो हुई बात उदय में आने की। जितने कर्म परमाणु उदय में आए उनकी संख्या निषेक कहलाती है। और एक समय में जितने कर्म परमाणु बंधते हैं उनको समय प्रबद्ध कहते हैं। इस प्रश्न से हमको शुरू करना है। प्रश्न क्रमांक 280 है। ठीक है, एक काल है बंध का और एक काल है उदय का। दोनों ही कालों में एक में कर्मों के प्रदेश बंध रहे हैं और एक में कर्मों के प्रदेश फल देकर जा रहे हैं। तो जिस समय में कर्मों के प्रदेश बंध रहे हैं, जो एक समय में कर्मों के प्रदेश हमसे बंधे, तो उनकी एक संख्या होगी, उसको क्या कहते हैं? प्रदेश बंध कहते हैं। जितने कर्म परमाणु हमसे बंधे हैं उनकी जो संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रदेश बंध कहते हैं। अब एक समय में जितने प्रदेश बंधे, तो एक समय में बंधे हैं इसलिए उसको क्या कहते हैं? समय प्रबद्ध। उस एक समय में कितने प्रबद्ध अर्थात कर्मों का बंधन हुआ है। और उसी एक समय में, अच्छा जैसे एक समय हमने लिया, इस एक समय में बंद हो रहा है, कोई भी एक समय हमने लिया, उस एक समय में बंद हो रहा है कि उदय हो रहा है? दोनों हो रहे हैं। ठीक है, उस समय में बंद भी हो रहा है और उदय भी हो रहा है। तो जितने कर्म परमाणुओं का बंद हो रहा है उतनी ही संख्या में उदय में आ रहे हैं क्या? नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। कर्मों के बंधने की संख्या अलग हो सकती है, प्रदेशों की संख्या अलग हो सकती है, और उदय में आने योग्य कर्म परमाणुओं की संख्या या परिमाण अलग हो सकता है। तो जितने बंध रहे हैं वो समय प्रबद्ध कहलाएगा, और उसी एक समय में जितने कर्म परमाणु फल देकर जा रहे हैं, उदय में आ रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? निषेक हम उनको कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक की चर्चा हमारी हो गई है। अब आगे की जो प्रश्न है उनको हम एक प्रकार से रीड ही कर रहे हैं। जहां थोड़ा बहुत मुझे समझ में आएगा उतना मैं आपको समझा पाऊंगी, जहां आपको समझ में आए वो मुझे समझा देना। ठीक है, पर प्रश्न कि ये ऐसा क्यों है उसका उत्तर मैं भी शायद नहीं दे पाऊं। फिर भी अगर आपको बहुत अधिक जिज्ञासा होगी तो किसी से पूछ के आपको समझा देंगे। और अगर ये विषय आपको समझ ना आए तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये उतना प्रयोजनभूत विषय नहीं है, बहुत अधिक प्रयोजनभूत ये विषय नहीं है। तो जब ये इतना प्रयोजनभूत विषय नहीं है तो पढ़ना क्यों, या लिखा ही क्यों, या बताया ही क्यों? तो ऐसा है कि अगर हमारे बुद्धि या सामर्थ्य हो तो अवश्य समझने योग्य है, लेकिन अगर उतनी बुद्धि और सामर्थ्य समय नहीं है तो वहां पर समय ना लगाकर जो प्रयोजनभूत बुद्धि अनुसार हमको विषय समझ में आ रहा है उतना हमें समझना चाहिए। दूसरी बात, जिनके पास अधिक बुद्धि है या ज्ञान अधिक है, जो समझ सकते हैं, वे अपने ज्ञान में अन्य किसी को विषय ना बनाए, उस ज्ञान का प्रयोग वे यहाँ कर लें कि भाई ज्यादा दिमाग है, अब कहीं तो चलाना है, तो अन्य जो विषय है, जो हमारे पाप के विषय हैं, वहां ना लगाकर उस दिमाग को कहाँ लगा ले, यहाँ उसको लगाने का प्रयास करें। इसलिए ये जो वर्णन है ये हमको प्राप्त होता है। जितनी बुद्धि अनुसार समझ में आया उतना हमको समझने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं। 280 नंबर का प्रश्न हमारा हो गया है, समय प्रबद्ध किसे कहते हैं? 55 पेज नंबर पर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, गुण हानि किसे कहते हैं? तो गुण हानि किसकी हो रही है? पहले तो हम ये समझेंगे हानि किसकी हो रही है? कर्मों की हो रही है। ये कौन से कर्मों की हानि हो रही है? जो बंध चुके हैं। अब हानि अच्छा है कि बुरा है? अपेक्षा लगेगी कि किसकी हानि हो रही है। तो कर्मों की हानि अच्छी बात है कि बुरी बात है? निश्चित रूप से अच्छी बात है, क्योंकि उसकी निर्जरा करने का प्रयास ही हम कर रहे हैं। तो एक हम एक करके हम निर्जरा करें, और एक हम मल्टीप्लाई करके हम किसी की निर्जरा करें, किसी का क्षय हम करें, तो अच्छा कौन सा होता है? मल्टीप्लाई वाला। तो जो जब कर्मों की हानि मल्टीप्लाई होकर, मतलब गुणाकार रूप से
जब उसकी हानि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, गुण हानि कहते हैं। सामान्य परिभाषा तो ये हमारी है। आइए क्यों होती है और कब होती है? कब होती है ये गुण हानि? जीव के विशुद्ध परिणामों के निमित्त से, जीव के अच्छे शुभ भावों से, मुख्य रूप से तो विशुद्ध परिणामों के निमित्त से जब वह कर्मों की निर्जरा करता है तो जैसे जैसे परिणाम विशुद्ध होते जाते हैं उस अपेक्षा से उसको क्या होता है, कर्मों की गुण हानि होनी शुरू होती है। ये गुण हानि से क्या होता है, उसके कर्म जल्दी जल्दी खिलते हैं। एक व्यक्ति है, जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि एक व्यक्ति है जो ये वृक्ष को काट रहा है। अब वो काट तो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसका जो वृक्ष है वो कट नहीं रहा। क्यों नहीं कट रहा? क्योंकि उसके उसमें धार नहीं है। अब वह उसी को धारते दे तो क्या होगा, अभी जितने समय में वो जितना वृक्ष काट पा रहा था उससे कई गुना अधिक वो उसको काट पा रहा है। तो ये जो कई गुना अधिक काट पा रहा है इसी का नाम क्या है, गुण हानि। कर्मों की हानि कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, गुणाकार रूप में। गुना करके हम उसकी हानि कर रहे हैं, इसी को गुण हानि कहते हैं। इसका भी यह भी एक विशेष व्यवस्थित क्रम में होती है, मतलब ऐसे ही नहीं होती, इसका भी एक विशेष व्यवस्थित क्रम होता है। कैसा क्रम होता है उसको हम समझते हैं। प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। गुणाकार रूप हीन हीन द्रव्य जिसमें पाए जाते हैं उसे गुण हानि कहते हैं। मतलब जैसे एक समय में जितने कर्म परमाणु का उदय आ रहा है, अगले समय में उसकी क्या हो गई है, गुण हानि हो गई। उसके बाद जितने अभी उदय में है उससे और कम अगले समय में, उससे और कम अगले समय में, उससे और कम अगले समय में। तो कितने कम, गुणाकार रूप से। ठीक है, जितना भी गुणा उसमें होगा उस गुणाकार रूप से हीन हीन परमाणु जिसमें पाए जाते हैं उसे गुण हानि कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया है, जैसे किसी जीव ने एक समय में 6300 परमाणुओं के समूह रूप समय प्रबद्ध का बंध किया। समय प्रबद्ध मतलब एक समय में जितने कर्म परमाणुओं को बांधा। तो कितने परमाणुओं को बांधा, 6300। ठीक है, एक समय में उसने कितने कर्म परमाणुओं का बंधन किया है, 6300। तो ये तो हुआ उसका समय प्रबद्ध, ये जो संख्या हुई ये तो हुई समय प्रबद्ध। और उसमें 48 समय की स्थिति पड़ी। कितने समय तक का बंधा ये, 48 समय तक की उसकी स्थिति पड़ी। इतने समय की स्थिति के साथ वो जो कर्म है वो बंधा है। अब उसमें गुण हानियों के समूह रूप नाना गुण हानि की संख्या 6 है। मान लीजिए 6 गुण हानि के माध्यम से उसने उसकी क्या की है, उसको कम किया है, उसकी स्थिति को उसने क्या कर दिया है, कम 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 करते हुए गया है। तो कैसे होगी वो गुण हानि कि मान लीजिए 6300 था तो अगले समय में कितनी गुण हानि हुई, 3200। ठीक है, गुणाकार हुई मतलब डबल हुई। फिर उसके अगले समय में 1600 और आधी हुई, उसके अगले समय में 800, उसके अगले समय में 400, उसके अगले समय में 200 और छठवीं गुण हानि क्या हुई, 100। ये छठवीं क्यों कही, क्योंकि उसको 6 बार ही करनी थी। जो गुण हानि का समय था उसका कितना था, 6 बार का उसका गुण हानि की स्थिति, उसकी संख्या जो थी वो 6 थी। यहाँ उत्तरोत्तर गुण हानियों में गुणाकार रूप हीन हीन परमाणु द्रव्य पाए जाते हैं, इसलिए इसको गुण हानि कहते हैं। ठीक है, देखिए एक बार इससे भी समझते हैं। ये तो हमारा क्या हुआ है, एक समय में हमारे कर्म परमाणु बंद हुए। अब गुण हानि के समय कितने हैं, संख्या कितनी है, 6। तो 6 बार इसको हम क्या करेंगे, इसकी गुण हानि करेंगे। तो पहली गुण हानि कितने की हुई, दूसरी 800,
ठीक है, ये 6 बार में हमारी गुण हानि, आवाज नहीं आ रही शायद, हेलो हेलो, ये हमारी 6 बार में क्या हुआ, गुण हानि। ये जो क्रम से कम होती गई उत्तरोत्तर गुणाकार रूप से जो संख्या कम होती गई है, संख्या किसकी कम हो रही है, कर्म परमाणु, क्योंकि ये कैसे बन गई, क्या है 6300 जो संख्या है, तो जो संख्या है किसकी संख्या है, कर्म परमाणुओं की संख्या। तो ये जो कम हो रही है भी किसकी संख्या है, कर्म परमाणुओं की संख्या है। ये तो हुआ गुण हानि, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं गुण हानि आयाम किसे कहते हैं, तो ये हमारे जो है ये गुण हानि के समय है, ठीक है। कितने हैं ये 6। इसकी जो स्थिति हमने बांधी थी वो कितनी थी, 48 समय की हमने बांधी थी। अब इनको भी हमने कम किया था, जो स्थिति हुई है हमारी पहले क्या हुई है, कम हुई है। तो कैसे कम हुई है कि 48 को डिवाइड किया 6 से। 6 से क्यों किया, क्योंकि इसकी संख्या कितनी है 6, ठीक है, इसकी संख्या कितनी है 6। तो जब इसको हमने डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 8। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक को 8 समय लगेगा, प्रत्येक गुण हानि को कितना समय लगा है 8 समय। ये गुण हानि आयाम कि एक गुण हानि का विस्तार कितना था 8 समय, 6 संख्या है और 8 समय, तो गुण हानि आयाम, यहाँ ये गुण हानि का समूह, ये पहला गुण हानि, ये दूसरा, ऐसे इनकी क्रम की संख्या कही जाएगी, पहला गुण हानि, दूसरा गुण हानि, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये तो हुआ गुण हानि का समूह हो गया। अब यहाँ पे एक गुण हानि होने में कितना समय लगा, तो क्योंकि इनकी स्थिति कितने समय की बंधी थी 48 समय की, और गुण हानि कितनी बार हुआ 6, तो एक गुण हानि कितने समय में हुई, 8 समय। तो ये जो 8 समय है यही कहलाता है गुण हानि आयाम, क्योंकि यह एक गुण हानि के विस्तार को बताता है। विस्तार का मतलब वो कितने समय में वो हुई है, ये तो कहलाई हमारी गुण हानि आयाम। अब देखते हैं नाना गुण हानि किसे कहते हैं, ये नाना गुण हानि है, 1 2, ये एक गुण हानि है, ये नाना गुण हानि है, ठीक है। जितने गुण हानि का समूह होगा वो क्या कहलाएगा, नाना गुण हानि कहलाएगा। ये 6 बार, हाँ ये 6 बार हुई होगी, हाँ ये 6 दिखाई दो क्या, हाँ तो जरूरी गुण हानि का मतलब कर्म क्षय नहीं है ना, कर्मों का पूरा क्षय थोड़ी हो रहा है, सिर्फ उसमें कमी हो, तो कमी कितने संख्या में होगी उस पर निर्भर करता है। हाँ आगे भी हो सकती है, लेकिन ऐसे हानि करते रहेंगे तो वो तो क्षय की अवस्था को भी प्राप्त हो सकता है, और हो सकता है कि बस उसकी संख्या क्या हो गई है, हाँ कम हो गई। तो मान लीजिए 100 तक हमने बांधे थे 6300, और हमने गुण हानि करके कितने रह गए हैं, मात्र 100 रह गए, 50 भी रह सकते हैं, नहीं रह सकते है ना, और 25 भी रह सकते हैं। उसकी संख्या कितनी है उसके आधार पर ये निर्णय होगा कि वो कितने संख्या तक है उसकी हानि हो रही है, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब ये हुआ एक समय में बातें है उसके समय में कितनी की 100 से रह, हाँ रह सकते हैं कुछ कम। तो यहाँ पे गुण हानि का मतलब कर्मों के प्रदेशों की हानि हो रही है, कर्मों का पूर्ण रूप से क्षय नहीं हो रहा। हाँ हाँ ये पुराने होने हैं, बनती जा रहे हैं, तो फिर क्षय कैसे कर पाएंगे, हाँ हाँ ठीक है, मतलब नए के साथ अगर हम गिनती करें तो बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हम इस प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। गुणाकार रूप हीन द्रव्य में पाए जाते हैं, इसे गुण हानि कहते हैं। जैसे किसी चीज में एक समय में 6300 परमाणुओं के समूह रूप
समय प्रबंधिका बंद किया और उसमें 48 समय की स्थिति पड़ी। उसमें गुण हानियों के समूह रूप नाना गुण हानि की संख्या 6 है। उसमें प्रथम गुण हानि के परमाणु 3200, दूसरी के 1600, तीसरी के 800, चौथी के 400, पांचवी के 200, छठी के 100। यहाँ उत्तरोत्तर गुण हानियों में गुणाकार हीन हीन परमाणु पाए जाते हैं, इसलिए इसको गुण हानि कहते हैं। ठीक है, गुण हानि। हाँ, उद्यावली के समय तो कुछ नहीं होगा। ये तो पहले के बचे हुए जो कर्म है, आज के विशुद्ध परिणामों के द्वारा हम उनको क्या कर रहे हैं, उनको कम कर दिया। उनकी संख्या सत्ता में, हाँ वही अवादा काल भी कह सकते हैं हमसे, सत्ता में जब पड़े हुए हैं सत्ता। गुण हानि आयाम किसे कहते हैं? एक गुण हानि के समयों को गुण हानि आयाम कहते हैं। एक गुण हानि का जो समय होगा उसे गुण हानि आयाम कहते हैं। कैसे निकलता है? जैसे ऊपर के दृष्टांत में 48 समय की स्थिति में गुण हानि की संख्या है, 48 की 6 का भाग देने से प्रत्येक गुण हानि का परिमाण क्या आया? 8 आया। यही क्या कहलाता है? गुण हानि आयाम कहलाता है। नाना गुण हानि किसे कहते हैं? गुण हानियों के समूह को नाना गुण हानि कहते हैं। तो हमारे 6 समूह बना के नाना गुण हानि है। जैसे ऊपर के दृष्टांत के 8 समय की 6 गुण हानि है, इस 6 की संख्या को नाना गुण हानि का परिमाण जानना चाहिए। यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब आगे कोशिश करते हैं। चलिए, अन्योन्याभ्यस्त राशि किसे कहते हैं? नाना गुण हानि की संख्या के बराबर 2 की संख्या घटकर उनका परस्पर गुणाकार करने से जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे अन्योन्याभ्यस्त राशि कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, नाना गुण राशि की संख्या कितनी है? 6। ये तो गुण हानि आयाम है। नाना गुण हानि की संख्या कितनी है? 6। तो 2 की संख्या को कितनी बार लिखेंगे? 6 बार। ठीक है, 2 into 2 into 2 6 क्या आया? 64। हाँ, इसको कहते हैं अन्योन्याभ्यस्त राशि। ये राशि अगर ये संख्या अगर 7 होती तो यहाँ पे 1 2 और जुड़ जाता। ये संख्या अगर 5 होती तो 2 को कितनी बार लिखना पड़ता? 5 बार। मतलब जितनी संख्या है उस संख्या को 2 की संख्या को कितनी बार हम लोग लिखेंगे तो जो राशि प्राप्त होगी उसको हम क्या करेंगे? अन्योन्याभ्यस्त राशि हम करेंगे। अब ये अन्योन्याभ्यस्त राशि से हमको क्या मिलेगा वो देखते हैं। हाँ, ये संख्या 2 की रहेगी। अन्योन्याभ्यस्त राशि किसे कहते हैं? नाना गुण हानि की संख्या के बराबर 2 की संख्या घटकर उनका परस्पर गुणाकार करने से जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे अन्योन्याभ्यस्त राशि कहते हैं। जैसे ऊपर के दृष्टांत में नाना गुण हानि की संख्या 6 है, अतः 6 बार 2 की संख्या घटकर उनका परस्पर गुणा करने से अर्थात 2 2 2 2 6 बार लिखने से इसकी 4 की संख्या प्राप्त होती है। इसे अन्योन्याभ्यस्त राशि का परिमाण करना चाहिए। अब ये अन्योन्याभ्यस्त राशि से होता क्या है? ये यहाँ नहीं लिखा तो ये राशि थोड़ा इसका अलग फल निकलता होगा क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया कि अन्योन्याभ्यस्त राशि का राशि मिल गई।
अभी सब क्या करेंगे, तो बस इतना समझ लेते हैं कि ये जो राशि है इसको अन्योन्याभ्यस्त राशि हम कहते हैं। चलिए एक बार मैं, हाँ ठीक है, मैं कल देखकर बताती हूँ कि वो राशि का प्रयोग किस रूप में होता है। अब अंतिम गुण हानि के द्रव्य का परिमाण किस प्रकार से निकलता है? समय प्रबंध में, हाँ अब आ रहा है, समय प्रबंध में एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशि का भाग देने पर अंतिम गुण हानि के द्रव्य का परिमाण निकलता है। समय प्रबंध कितना है हमारा 63, ठीक है, और अन्योन्याभ्यस्त राशि कितनी निकली है 64, ठीक है। अब समय प्रबंध में एक कम जो राशि है उस राशि में अन्योन्याभ्यस्त राशि का भाग देना है, 64 से भाग देना है। 6300 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6300 माइनस 64 माइनस 1 मतलब 63 की राशि निकली है, ठीक है। तो 6300 में से किसका भाग देना है, 1 का 64, तो राशि कौन सी निकली 6300 वाली राशि, 63 राशि इससे 63 राशि से 6300 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, तो क्या राशि मिलेगी 100। अब ये अंतिम समय प्रवृत्ति की राशि अपने आप निकल जाएगी। अन्योन्याभ्यस्त राशि से क्या निकलता है कि जब हम गुण हानि कर रहे हैं तो गुण हानि में जो सबसे अंतिम गुण हानि होगी उसमें कितने कर्म परमाणु होंगे। अगर हमें ये जानना हो कि हमने गुण हानि करी, तो अभी तो प्रश्न आएगा कि 100 तक क्यों हुई, क्योंकि उसकी अन्योन्याभ्यस्त राशि इतनी बढ़ रही है और इसके अंतिम समय प्रबंध में जो कर्म परमाणु का अभाव होगा वो कितनी राशि बनेगी 100 संख्या वाली इसकी बनेगी, ठीक है। हाँ वापस समझते हैं, यहाँ प्रश्न किया है कि अंतिम मतलब ये जो गुण हानि हो रही है ये कहाँ तक होगी, अंतिम इसका जो क्रम होगा ये कहाँ पर पहुंचेगा। तो उसके लिए उत्तर दिया कि हमें सबसे पहले क्या जानना है, हमें सबसे पहले जानना है कि ये जो संख्या है कितनी संख्या है, तो कितनी संख्या है 6, तो 2 बार 2 की संख्या को 6 बार हमें लिखना है। तो जो भी हमारी संख्या आएगी तो उस संख्या में समय प्रबंध के जो संख्या है और 64 माइनस 1 की जो संख्या है उसका भाग देंगे, तो जो हमारा उत्तर आएगा वो हमारा अंतिम गुण हानि द्रव्य का परिमाण निकलेगा, जो हमारा निकल चुका है, ठीक है। चलिए, इसलिए अन्योन्याभ्यस्त राशि का प्रयोग इसमें किया जाता है। अन्य गुण हानियों के द्रव्य का परिमाण किस प्रकार निकलता है। अंतिम गुण हानि के द्रव्य को प्रथम गुण हानि पर्यंत गुना करने से अन्य गुण हानियों के द्रव्य का परिमाण निकलता है। अब हमको क्या मिल गया, अंतिम संख्या मिल गई। अब ये अंतिम संख्या और अन्य जो कर्म परमाणुओं का परिमाण होगा गुण हानि का वो कैसे निकलेगा, तो इंटू 2 करते जाएंगे, 2 नहीं दुगना, हाँ मतलब दुगना 2 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें आगे आगे की गुण हानियों का जो संख्या है वो हमको मिल जाएगी। अंतिम मिल गई है, अब अंतिम से पीछे की हमें गुण हानि तक जाना है, तो दुगनी उसको करते जाएंगे, तो हमको अन्य गुण हानि की संख्या का परिमाण भी को मिलता जाएगा, जो हमको मिल गया है, ठीक है। 100 का गुना करेंगे 200 का गुना करेंगे 400 800 1600 ऐसे करके हमारी गुण हानि के आयाम हमें मिल रहे हैं। प्रत्येक गुण हानि में प्रथमादि समयों के द्रव्य का परिमाण किस प्रकार होता है। प्रत्येक गुण हानि में प्रथमादि समयों के प्रथम समय की जो गुण हानि हो रही है उसमें द्रव्य का परिमाण किस प्रकार होता है, यहाँ कहते हैं
निषेध हार को क्षय से गुणा करने पर प्रत्येक गुण हानि के प्रथम समय का द्रव्य निकलता है और प्रथम समय के द्रव्य में से एक एक क्षय घटाने से उत्तरोत्तर समयों के द्रव्य का परिमाण निकलता है। प्रश्न यहाँ पर कह रहे हैं प्रत्येक गुण हानि में प्रथम आदि समय के द्रव्य का परिमाण किस प्रकार होता है। यहाँ पहली गुण हानि जो है उसका कितना समय है, 8 समय है। पहली जो गुण हानि है वो 8 समय है। अब इन 8 समयों में एक एक समय में कितने जो परमाणु है उसकी हानि हो रही है उसका अगर परिमाण निकालना हो तो कैसे निकलेगा। तो कह रहे हैं निषेध हार को, हम समझे कि निषेध हार और क्षय क्या है। अब इससे तो शब्द समझ लेते हैं। निषेध हार को मतलब शब्द समझने से पहले प्रश्न समझ लेते हैं कि क्या पूछना चाह रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि 8 समय लगेगा हमको गुण हानि में, तो 8 समय में प्रत्येक समय में तो हो रहा है ना काम, तो एक एक समय में पहले समय में कैसे गुण हानि हो रही है। पूरे 8 समय में 3200 गए और पूरे 8 समय में 1600 भी गए हैं और 400 भी गए हैं। इसका मतलब हर एक समय की संख्या अलग हो गई है। तो वो यहाँ ये कह रहे हैं कि एक गुण हानि कौन सी है, कोई भी एक पकड़, तो उसका अगर हमें परिमाण निकालना हो कि प्रथम समय में कितनी हुई, द्वितीय समय में तीसरे, ऐसे 8 समय का डिवाइडेशन कैसे किया है, उसकी संख्या अगर निकालनी तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ बताते हैं निषेध हार को क्षय से गुणा करने पर प्रत्येक गुण हानि के प्रत्येक प्रथम समय का द्रव्य निकलता है और प्रथम समय के द्रव्य में एक एक क्षय घटाने से उत्तरोत्तर समय के द्रव्य का परिमाण निकलता है। जैसे निषेध हार 16 को 32 से गुणा करने पर प्रथम गुण हानि के प्रथम समय का द्रव्य 512 होता है। मान लीजिए निषेध हार कितना है 16 और क्षय कितना है 32, वो भी हम बताएंगे कि कैसे निषेध हार और क्षय की संख्या निकली है। अभी हम ऐसे ही समझते हैं। मान लीजिए निषेध हार है 16 और क्षय की संख्या है 32, दोनों का हमने क्या किया गुणा किया, तो हमको जो राशि मिली है वो क्या राशि मिली है। हाँ, प्रथम समय में जैसे जो 3200 थे ना, उसके प्रथम समय में कितने परमाणु की हानि हुई है 512। पहले समय का निकल गया, अब दूसरे समय में कितनी होगी, तो दूसरे समय में कह रहे हैं एक एक क्षय घटाने से। अब अगले बार में गुणा करेंगे उसमें एक क्षय घटा देंगे। क्षय कितना लिया था 32, अब अगले में कितना लेंगे 31। अब जो संख्या लेंगे उसके बाद अगले क्षय में कितनी हो जाएगी 30। ऐसे गुणा करते जाएंगे तो एक एक समय की जो गुण हानि के कर्म की जो संख्या है परिमाण है वो निकलता जाएगा। निषेध हार 16 को क्षय 32 से गुणा करने पर प्रथम गुण हानि के प्रथम समय का द्रव्य 512 होता है और 512 में से एक एक क्षय अर्थात 32 घटाने से, अच्छा गलत बता दी है, हाँ एक एक क्षय मतलब एक क्षय मतलब 32 की संख्या एक क्षय, तो 512 में से दूसरे समय में कितना घटाना है 32। अब जितनी संख्या आएगी उसमें भी कितना घटाना है 32, फिर जितनी संख्या आएगी उसमें भी कितना घटाना है 32। एक एक क्षय अर्थात 32 घटाने से दूसरे समय के द्रव्य का परिमाण 480, तीसरे का 448, चौथे का 416, पांचवे का 384, छठवें का 352, सातवें का 320 और आठवें का 228 होता है। इसी प्रकार द्वितीयादि गुण हानियों में भी प्रथमादि समयों के द्रव्य का परिमाण निकाल लेना चाहिए। यहाँ पे 3200 के आधार पर हमने किया है कि 3200 में जो जब 8 समय में गुण हानि हुई है तो पहले समय में कितनी हुई, निषेध हार और क्षय को मल्टीप्लाई करने से जो संख्या निकली उतनी पहले समय में हुई। दूसरे समय में एक क्षय उसकी संख्या है 32, वो माइनस करेंगे फिर दोनों संख्या आती जाएगी, उसमें 32 32 32 माइनस करते जाएंगे तो अंत
तभी तो जाके हमको ये 1600 की जो राशि है वो हमको मिलेगी। देखिए मैं ये नंबर है को एक बार वो करें, ऐड करें 512 प्लस 480 448 416 384, ये जो 8 संख्या है इसके बाद प्लस करिए 512 से 288 तक की संख्या। ठीक है, तो ये जो संख्या है ये हमारी होगी ऐसे ही होगा उसका क्या करेंगे एक एक समय में निषेध को हो रहा है। निषेध हार किसे कहते हैं? अब तो निषेध और क्षय को मल्टीप्लाई किया था तो उसके लिए निषेध की संख्या मिलनी चाहिए हमको। ठीक है, तो वो निषेध हार कैसे मिलेगा वो देखते हैं। गुण हानि आयाम से, गुण हानि आयाम कितना है? गुण हानि आयाम से दुगने परिमाण को निषेधहार होती है। मतलब 8 का गुणा करेंगे तो कितना निकला? तो निषेधहार की संख्या हमको मिल गई। ठीक है, मतलब जो 16 संख्या मिली थी निषेधहार की वो कैसे मिली थी? निषेधहार की जो गुण हानि आयाम का जो समय था उसी को गुणा कर देंगे तो निषेधहार का जो समय है वो हमें मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे गुणा क्यों कर रहे हैं? तभी तो दुगना होंगे हानि होगी ना, जो उसका हानि हो रही है वो दुगने होंगे। कैसे होंगे? कि जब समय की गुणा करेंगे तभी जाके तो वो हानि है वो कैसे दुगने रूप में होगी। अब क्षय किसे कहते हैं वो बता रहे हैं। श्रेणी व्यवहार वर्ग में समान हानि या समान वृद्धि के परिमाण को क्षय कहते हैं। 16 संख्या निकली थी, अब 16 के समान दूसरी संख्या क्या है? 16 ही है ना। 16 के समान दूसरी संख्या क्या है? तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या संख्या निकलेगी? अगर ये संख्या होती 7 तो 6 निकालिए। अगर 7 गुण हानि आयाम होता तो 6 निकालिए। गुण हानि आयाम 7 दिया है तो सबसे पहले हम निकालेंगे निषेधहार, तो वो निकलेगा 14 और 14 के समान जो संख्या होगी वो होगी हमारी 38 नहीं 28 तो 6 क्या निकलेगा? 28। ठीक है, श्रेणी शायद ये हो सकता है ना, श्रेणी व्यवहार वर्ग में समान हानि या समान वृद्धि के परिमाण को क्षय कहते हैं। यहाँ पे निकाल रहे हैं कि क्षय का प्रमाण कैसे निकला है। इस प्रकरण में गुण हानि के क्षय का परिमाण निकालने की क्या रीति है? निकाले अभी की कल निकालेंगे? चलिए कल निकालते हैं हम। आज बहुत ज्यादा निकाल लिया है हमने। ये समझ में आया कि एक समय के बांधे हुए कर्म को अनेक समय तक घटाना। बिल्कुल बिल्कुल, और ये भी इतनी सरलता से नहीं हो गया, उसके लिए भी विशेष है तब जाती इतनी आसानी से। इसलिए वो भी पंक्तियां आती है ना कि हंसते हंसते कर्म तो बांध लेते हैं लेकिन हृदय में आते हैं तो रोना पड़ता है। जब बांधते हैं जब तो हंसते हंसते बांधते हैं तब समझ नहीं आता कि कैसे बांधेंगे, लेकिन जब हृदय में आता है ना तब उनका मूल्य समझ में आता है कि सरलता से बंध तो गए हैं लेकिन उतनी सरलता से कटने वाले नहीं है। कोई अपराध बहुत सरलता से किया जा सकता है लेकिन उसके उस अपराध की सजा बहुत सरलता से काटी नहीं जा सकती। ठीक है, चलिए आज की बात
नहीं